बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अनम कासिम और आप देख रहे हैं द रियल वर्ल्ड हिस्ट्री। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म और मालूमात में इजाफा फरमाए, आमीन। नाज़रीन, तारीख़ के हर दौर में ही इंसान जंगें लड़ते और उनका सामना करते आए हैं। हर दौर में ही रियासत या मुल्क की फ़ौजें आपस में जंगें लड़ती थी और हार जीत भी फ़ौज की लड़ाई के बाद हुआ करती थी। यानी इन जंगों का टारगेट कभी भी आम शहरियों को मारकर जीत हासिल करना नहीं होता था। मगर तारीख में एक ऐसा जंगी सानहा भी गुजरा है जहां फ़ौज को बचाने या ऐसा कह लें कि जंग रोकने के लिए एक बड़ी तादाद में दुश्मन के शहरियों को निशाना बना दिया गया। ये सानहा है हिरोशिमा और नागासाकी का, जब अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों पर एटम बम गिरा दिए और पलक झपकते ही हजारों लोगों का वजूद सफाई हस्ती से मिट गया। इतना बड़ा कदम उठाया गया, मगर आखिर क्यों? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। 6 अगस्त 1945, जापान का रेडियो टावर हेलो मंडे गुड मॉर्निंग का मैसेज। गर्मियों के एक खूबसूरत दिन का आगाज। 8 o'clock, लोग जल्दी जल्दी अपने ऑफिसेज पहुंच रहे थे। नाजरीन, यही वो वक्त था जब कुछ लोग आसमान में एक अमेरिकन जंगी त्यारा बोइंग B-29 गुजरता देखते हैं। 8:15 पर इस जहाज से कुछ नीचे गिरता है। इसके गिरते ही लोगों को ज़मीन से आसमान की तरफ एक मशरूम टाइप आग का बगोला उठता हुआ दिखाई देता है। बहुत तेज़ रोशनी और चंद लम्हों में ही सब खत्म हो गया। ये इतना बड़ा बम धमाका था कि इससे एक बहुत बड़ा सूरज की तरह का फायरबॉल बन गया। ज़मीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और चंद लम्हों में ही 80,000 से ज़ायद लोग मारे गए। इमारतें राख हो गईं, आसमान से आग बरसी और लोग हड्डियों समेत वेपरेट हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों एटम बम गिराया गया? क्या वजूहात थी इस खौफनाक इकदाम के पीछे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार 2 से, जब हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला किया। हिटलर ने बहुत तेज़ी से कई ममालिक पर कब्जा कर लिया और बहुत सारे ममालिक इस जंग का हिस्सा बन गए। नाजरीन, वर्ल्ड वार 2 दो बड़ी अलाइंसेस के दरमियान लड़ी जा रही थी। एक तरफ एक्सिस पावर थे जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स थे जिनमें ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, USA के साथ साथ फ्रांस और चाइना भी इसका हिस्सा थे। शुरुआत में अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि वो जंग में हिस्सा ना ले, मगर 1941 में जापान ने अमेरिका के सीपोर्ट पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और इसके बाद USA ने भी इस जंग में हिस्सा ले लिया। नाजरीन, दरअसल 1900 के आगाज़ में जापान ने दूसरे ममालिक की तरह इंपीरियलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया था। इसने भी बरतानिया और फ्रांस की तरह अपनी कॉलोनीज़ को एक्सपेंड किया और इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम समेत ईस्टर्न चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कई इलाकों पर जापानीज एम्पायर ने कब्जा कर लिया। जापानीज एम्पायर एक ग्रेटर एशिया बनाना चाहती थी, मगर कब्जा करते ही वहां से रिसोर्सेज और ख़जाने की लूट मार करके मुनाफा हासिल करने के साथ साथ वहां के रिसोर्सेज को नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जापान ने नॉर्थ चाइना के मंचूरिया के इलाके पर कब्जा किया और साथ साथ मंगोलिया पर कब्जा करने का प्लान बनाया। साउथ में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पर कब्जा करने का प्लान बनाया, मगर साउथ के ये इलाके फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे। यानी जापान को ये इलाके हासिल करने के लिए फ्रेंच एम्पायर से जंग करना पड़ेगी। लिहाजा 1940 में जापान ने फ्रेंच एम्पायर पर हमला करके उसे हरा दिया और साउथ के इन तमाम ममालिक पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ साथ जापान वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा बन गया। नाजरीन, USA जंग में हिस्सा तो नहीं लेना चाहता था, मगर जर्मनी के एक के बाद एक मुल्क पर कब्जा करने और जापान के फ्रेंच एम्पायर को हरा देने के बाद अमेरिका ने अलाइज की मदद करना शुरू कर दी। जापान 80% तेल, कॉपर और स्टील जैसे मटेरियल्स अमेरिका से ही खरीदता था, इसलिए अमेरिका ने ये तमाम एक्सपोर्ट बंद कर दी, मगर जापान ने अभी भी जंग बंद नहीं की। नाजरीन, एक तरफ ग्रेटर एशिया का ख्वाब और दूसरी तरफ तेल की ज़रूरत, ये दोनों चीज़ें पूरी करने के लिए जापान ने मलेशिया और इंडोनेशिया पर कब्जा करने का प्लान बनाया, क्योंकि इन इलाकों में तेल और दूसरे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते थे। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये था कि इंडोनेशिया उस वक्त डच ईस्ट इंडीज़ था, यानी डच के कंट्रोल में था, और मलेशिया उस वक्त ब्रिटिश मलाया था। ब्रिटिश और डच दोनों अमेरिका के अलाइज थे, यानी जापान का इन इलाकों पर हमला करने का मतलब अमेरिका का जवाबी हमला आना था, क्योंकि इन इलाकों के दरमियान फिलीपींस था जिसको अमेरिका ने ऑक्यूपाई करके अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। ग्रेटर एशिया बनाने के लिए फिलीपींस पर कब्जा भी ज़रूरी था।
लेकिन जापान के पास ग्रेटर एशिया बनाने का एक ही ऑप्शन था कि इन इलाकों पर कब्जा किया जाए, और साथ ही साथ जापान ये भी जानता था कि इन हमलों के बाद अमेरिका का सख्त जवाबी हमला देखने को मिलेगा, और अमेरिका जापान से ताकत में भी ज़्यादा है। इसीलिए जापान ने प्लान बनाया कि अगर हम सीक्रेटली अमेरिका की तमाम बेसिस पर अटैक करके उन्हें उड़ा दें तो अमेरिका ये जंग हार सकता है। इसीलिए 7 दिसंबर 1941 को जापान ने यूएसए की पर्ल हार्बर बेस पर अटैक कर दिया। जापानीज नेवी के 350 से ज़्यादा जहाज़ों ने पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिए। सिर्फ 2 घंटों में ही यूएसए नेवी के 19 शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 2500 से ज़्यादा यूएसए मिलिट्री सोल्जर्स मारे गए। इस बड़े हमले के बाद जापान ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा ले लिया, और इसी के साथ साथ चाइना और ग्रेट ब्रिटेन ने भी जापान के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया। जापान को मुश्किल में देखते हुए इटली और जर्मनी ने यूएसए के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया। 1943 में अलाइड पावर्स के मुसलसल हमलों के बाद इटली ने सरेंडर कर दिया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की खुदकुशी के बाद जर्मनी भी जंग हार गया, मगर जापान अभी भी जंग जारी रखे हुए था। नाजरीन, जापान के सरेंडर ना करने की सबसे बड़ी वजह जापानीज फेसिज्म थी। जापान में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया और लोगों को ये बताया गया कि उनके एम्परर हिरोहितो उनके गॉड जैसे हैं, और जो उनके लिए जान देता है वो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम समझा जाता है। इसी तरह जंग पर जाने के लिए मौत से नहीं डरना, क्योंकि जंग पर जाना एक अच्छा पर्पस है, और ऐसा करने से वो अपने गॉड एम्परर को सेफ रखेंगे। इसी तरह इनकी मिलिट्री में कामिकाजी के नाम से एक यूनिट भी बनाई गई, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जाते थे। ऐसे पायलट्स तैयार किए गए जो अपने जहाज़ उड़ाते और यूएसए मिलिट्री शिप्स और बेसिस में जाके गिरा देते। इसी तरह जापानीज ट्रेडिशंस को भी बहुत हद तक मॉडिफाई कर दिया गया, और लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया कि लोग कुछ भी सोचे समझे बगैर अपने एम्परर के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते। अमेरिका को लगता था कि जापान में जंग और बिगड़ते हुए हालात की वजह से भूख इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने एम्परर समेत सरेंडर कर देंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अमेरिका ने जापान पर फुल स्केल अटैक का इरादा किया, और तभी अमेरिका ने ऑपरेशन डाउनफॉल का प्लान बनाया। नाज़रीन, 1 अप्रैल 1945 और 22 जून 1945 के दरमियान जापान के साउथ आइलैंड ओकिनावा में द बैटल ऑफ ओकिनावा लड़ी गई, और ये जापान की सरजमीन पर आखिरी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। अमेरिका प्लान के मुताबिक सबसे पहले अपनी मिलिट्री ओकिनावा आइलैंड पर भेजता है, ताकि इस आइलैंड पर कब्जा किया जाए और बाद में ऑपरेशन डाउनफॉल के जरिए फुल स्केल अटैक कर दिया जाए। लेकिन ओकिनावा की जंग ने अमेरिका को चौंका कर रख दिया। कामिकाजी पायलट्स और फोर्सेस के एक के बाद एक सुसाइड बॉम्ब अटैक के साथ एक बड़ी तादाद में आम शहरियों के जंग में हार ना मानने और ख़ास तौर पर अपने एम्परर के लिए आखिरी सांस तक लड़ते हुए लोगों को देखकर अमेरिका के लिए जापानीज फोर्सेस को हराना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए पैसिफिक में होने वाली द बैटल ऑफ ओकिनावा को द ब्लडीएस्ट बैटल भी कहा जाता है। इस जंग में 12,000 अमेरिकी फौजी मारे गए, जबकि 1 लाख के करीब ओकिनावन शहरी मारे गए। ये तादाद देखकर अमेरिका ने अंदाज़ा लगाया कि जापान से जंग जीतने का मतलब है अपनी पूरी फौज को लड़ाई में मरवा दिया जाए, और ऐसा अमेरिका नहीं चाहता था। नाज़रीन, 12 अप्रैल 1945 को अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मौत हो गई, और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन अमेरिका का नया सदर बन गया। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जापान से जंग जीतने का सलूशन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ढूंढा। इस प्रोजेक्ट में यूएसए के तमाम बड़े साइंटिस्ट दुनिया का पहला एटम बम बना रहे थे, जिसे 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में टेस्ट किया गया, और ये तजुर्बा कामयाब रहा। यूएसए के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और ट्रूमैन ने जापान पर एटमी हमले का प्लान बनाया। ये तय किया कि इस हमले से पहले जापान को एक लास्ट वार्निंग दे दी जाए। लिहाजा 26 जुलाई 1945 को यूएस प्रेसिडेंट, चाइनीज़ प्रेसिडेंट और ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने पोट्सडैम डिक्लेरेशन दे दिया, जिसमें जापान से अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड किया गया। जापान को वार्निंग दे दी गई कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो उसका नतीजा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन यानी मुकम्मल तबाही होगा। 29 जुलाई 1945 को जापान ने इस पोट्सडैम डिक्लेरेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए 3 अगस्त 1945 को प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जापान पर एटमी बम गिराने का प्लान बनाया। नाज़रीन, 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट में एटम बम लिटिल बॉय को रखा जाता है और हिरोशिमा शहर पर भेजा जाता है।
जहाज हिरोशिमा शहर के ऊपर से गुजरता है और 8:15 पर इस एटम बम को शहर के ऊपर गिरा दिया जाता है। इस बम के गिरते ही इतनी तेज रोशनी नजर आई कि बहुत से लोग इसे देखते ही अंधे हो गए। इसके बाद एक बहुत खौफनाक आवाज़ सुनाई दी और ज़मीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस टेम्परेचर से लोग मुकम्मल तौर पर एवेपोरेट हो गए। इनकी परछाइयाँ ज़मीन पर बाकी रह गईं। एकदम से तेज़ हवाएं चलीं और बाकी बची कुची छतें और खिड़कियाँ भी उड़ गईं। 70% शहर तहस नहस हो गया। जो लोग बच गए वो प्यास से मरने लगे और उनकी खाल उतरने लगी। इतने में आसमान से बारिश होने लगी, मगर वो बारिश इतनी जहरीली थी कि कोई भी इंसान इस पानी को पीता तो मर जाता। नाज़रीन, इतने खौफनाक एटमी हमले के बाद भी जापानीज एम्परर ने सरेंडर नहीं किया और जंग जारी रखने का हुक्म दे दिया। इस एटमी हमले के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 की सुबह 11 बजे जापान के शहर नागासाकी पर फैटमैन एटम बम गिरा दिया गया। ये बम पहले से भी ज़्यादा खौफनाक था। बम गिरते ही आसमान की तरफ बड़ा मशरूम नमा धमाका बुलंद हुआ और एक ही झटके में 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 6.7 स्क्वायर किलोमीटर का शहर मुकम्मल तबाह हो गया। इन दोनों एटमी हमलों में 2 लाख के करीब लोग मारे गए। इस हमले से कुछ देर पहले ही सोवियत यूनियन ने भी जापान पर हमला कर दिया था, इसीलिए जापानीज एम्परर हिरोहितो ने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ साथ 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गई। इसके बाद 1952 तक जापान अलाइड पावर्स के कब्जे में रहा और यूँ जापान में कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए डेमोक्रेसी का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, हिरोशिमा और नागासाकी में डिस्ट्रक्शन की मुकम्मल कॉस्ट 970 मिलियन US$ आई। इन हमलों में बच जाने वाले बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर डिसेबल हो गए और ये डिसेबिलिटी उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो गई और हज़ारों लोग बेशुमार जिस्मानी और जहनी बीमारियों में मुब्तला हो गए। नाज़रीन, इन खौफनाक हमलों के बाद US प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने ना तो कभी माफ़ी मांगी और ना ही कभी इस पर रिग्रेट शो किया। US ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि एक तरफ हमारे 1 मिलियन के करीब फौजी मारे जाने थे तो दूसरी तरफ इन हमलों में 2 लाख लोग, तो हमें 2 लाख लोगों को मारने का फैसला ठीक लगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कहकर इस वाक़े की जिम्मेदारी का बोझ हल्का कर लेना कि कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इंसानियत की दुनिया में ये सरासर गैर जिम्मेदाराना बात थी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि हैरी ट्रूमन का ये आर्ग्यूमेंट वैलिड था और USA के पास अगर और ऑप्शन थे तो उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।